प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको कंपनी निर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं और उनकी अवस्थाओं के बारे में आपको बताऊंगा। पिछली बार जैसा कि आपको मालूम है, मैंने आपको बताया था कंपनी क्या है, कंपनी की क्या विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में विस्तृत आपको जानकारी दी थी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कंपनी का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। इसका जन्म कानून से होता है और इसकी मृत्यु भी कानून से होती है। कंपनी के निर्माण के लिए पर्याप्त समय और पर्याप्त अच्छे विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। इसका निर्माण करना आसान नहीं होता है, एक लंबी और एक जटिल प्रक्रिया है। इस पूरी प्रक्रिया को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कंपनी के निर्माण को, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी को हम 3 भागों में बांट सकते हैं और तीनों के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। जो 3 अवस्थाएं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की बताई गई हैं वो नंबर 1 प्रवर्तन अवस्था, नंबर 2 समामेलन अवस्था और नंबर 3 व्यापार प्रारंभ करने की अवस्था। ये फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के 3 भागों में हम बांट सकते हैं और इन तीनों के बारे में हमें विस्तृत अध्ययन करना है। आज मैं आपको प्रवर्तन अवस्था के बारे में जानकारी दूंगा। प्रमोशन स्टेज। प्रवर्तन अवस्था किसी भी कंपनी के निर्माण की प्रारंभिक और प्राथमिक अवस्था होती है। इस अवस्था के अंतर्गत कंपनी के निर्माण के कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला की जाती है और जो कार्य किया जाता है उस कार्य को कहा जाता है प्रवर्तन संबंधी कार्य, और जो प्रवर्तन संबंधी कार्य करते हैं उनको प्रवर्तक बोला जाता है। यानी प्रवर्तक, प्रमोटर्स, वो व्यक्ति होता है जिसके मस्तिष्क में सबसे पहले कंपनी के निर्माण की कल्पना का विचार आता है और वो कंपनी के निर्माण की कल्पना के विचार से लेकर के उसको साकार रूप देने तक, यानी जो उसने कल्पना करी है और अस्तित्व में आई, इसके बीच में जितने भी कार्य होते हैं वो सारे कार्य प्रवर्तकों के द्वारा किए जाते हैं। तो प्रवर्तक किसी भी कंपनी के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। प्रवर्तक ही प्रथम व्यक्ति होते हैं। इन्हीं के ऊपर कंपनी के निर्माण की पूरी जिम्मेदारी होती है। इस प्रवर्तन अवस्था के अंतर्गत जो कार्यों की एक लंबी श्रृंखला होती है वो कई प्रकार के कार्य होते हैं। उन कार्यों को यदि मैं आपको बताऊं कि प्रवर्तकों द्वारा जो कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, तो जो महत्वपूर्ण कार्य मैं आपको बता सकता हूं। नंबर 1, सबसे पहला कार्य है कंपनी के निर्माण की कल्पना करना तथा उसकी संभावनाओं का पता लगाना। कोई भी कंपनी तभी स्थापित हो पाती है जब सर्वप्रथम प्रवर्तक उसकी स्थापना के पूर्व उसकी कल्पना करते हैं कि हमें किस प्रकार की कंपनी स्थापित करनी है, क्या हमें नया व्यापार लगाना है या विद्यमान कंपनी को क्रय करना है। जो भी संभावना होती है उसका वो पता लगाते हैं। दूसरा, विस्तृत अनुसंधान करना, यानी इसके बारे में रिसर्च की जाती है। कंपनी स्थापित करना कोई आसान काम नहीं होता है, इसके लिए काफ़ी पैसे और व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इसके लिए अनुसंधान किया जाता है इस बात का, इन प्रश्नों का जवाब ढूंढा जाता है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे और कितना। यानी कोई भी कंपनी कहाँ स्थापित की जाएगी, कैसे स्थापित की जाएगी, उसके लिए क्या क्या साधन जुटाने होंगे, कौन कौन से कर्मचारी चाहिएंगे, आवागमन के साधन क्या होंगे, यातायात के साधन क्या होंगे, इन सभी के बारे में पूरी रिसर्च आपकी की जाती है। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण कार्य आवश्यक संसाधन जुटाना। कंपनी के निर्माण के तीसरा महत्वपूर्ण कार्य जो बताया गया है कि आवश्यक साधन के अंतर्गत हम कह सकते हैं संक्षिप्त में कि भूमि, भवन, मशीनें, यंत्र, प्रबंध की कर्मचारी और अन्य सहायक सामग्री, इसके बारे में व्यवस्था करने का काम किया जाता है। चौथा महत्वपूर्ण कार्य प्रवर्तकों का किया गया है प्रारंभिक अनुबंध करना। प्रारंभिक अनुबंध वो होते हैं जो कंपनी के निर्माण के अस्तित्व में आने से पूर्व किए जाते हैं और ये काम भी प्रवर्तकों द्वारा ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनी अस्तित्व में आती है, समामेलन होता है, उसके पहले जब कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं होता है तो वो सारे के सारे कार्य जो अनुबंध करते हैं, चाहे वो भूमि खरीदने के बारे में हो, मशीनें खरीदने के बारे में हो, यंत्र खरीदने के बारे में हो, प्रबंध की कर्मचारियों के बारे में हो या अन्य किसी थर्ड पार्टी से हो, वो सारे प्रवर्तक
जो अनुबंध करते हैं वो प्रारंभिक अनुबंध कहलाते हैं। इसके बाद अगला कार्य आता है उनका वित्तीय नियोजन करना, कि जो भी उसके लिए धन की पूंजी की जरूरत होती है उसके नियोजन के बारे में उसका पालन किया जाता है, उसका संभावना का पता लगाया जाता है कि साधन, वित्तीय साधन कहाँ से जुटाए जाएंगे। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण कार्य प्रवर्तकों का आता है कानूनी औपचारिकताओं का पालन करना। कंपनी, जैसा कि आप जानते ही हैं कि विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, तो इसके लिए कई प्रकार की वैधानिक औपचारिकताओं की आवश्यकता होती है, जिसमें आप कह सकते हैं कि कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का स्थान निर्धारित करना पड़ता है, नाम निर्धारित करना पड़ता है, उद्देश्य निर्धारित करने पड़ते हैं, पूंजी के बारे में जानकारी करनी पड़ती है, इसके कौन कौन सा अंकेक्षक होंगे, वकील होंगे, सहायक होंगे, इन सब के बारे में भी पार्षद सीमा नियम बनाना, पार्षद अंतर नियम बनाना, कई महत्वपूर्ण प्रलेख होते हैं। ये भी आपके इसके अंतर्गत वैधानिक औपचारिकताओं के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आप कह सकते हैं कंपनी के समावेलन की कार्रवाई करना, समावेलन की कार्रवाई के पश्चात प्रारंभिक पूंजी के अभिधान की व्यवस्था करना, पंजीकृत कार्यालय का प्रमाणन करना और कंपनी के कामकाज का नियंत्रण करना। ये सारे के सारे कार्य प्रवर्तकों के द्वारा आपके किए जाते हैं। अब आता है कि जैसा आप समझ रहे होंगे कि प्रवर्तक कंपनी के निर्माण से लेकर के उसके अस्तित्व तक सारा कार्य करता है, तो हम कह सकते हैं कि प्रवर्तकों की कंपनी में क्या वैधानिक स्थिति होती है। यो देखा जाए तो प्रवर्तक कंपनी के सर्वे सर्वा होते हैं। तो क्या प्रवर्तक कंपनी के सारे कार्य करते हैं, तो एक्चुअल में उनकी वास्तविक स्थिति क्या होती है? इस स्थिति को 3 भागों में हम समझ सकते हैं कि प्रवर्तक कंपनी के एजेंट नहीं है। अब आपको पता होगा कि एजेंट किसे कहते हैं। एजेंट वो व्यक्ति है जो किसी दूसरे का काम करता है। यहां पे आप कह सकते हैं कि प्रवर्तक भी कंपनी का काम करते हैं, तो जस्ट लाइक ही इज एजेंट, बट वो एजेंट नहीं है। क्यों नहीं है? कि कोई भी व्यक्ति एजेंट तभी नियुक्त कर सकता है जब उसका अस्तित्व हो। अब प्रवर्तक उस समय कार्य कर रहे हैं जब कंपनी अस्तित्व में नहीं है, तो जो व्यक्ति अस्तित्व में है ही नहीं है वो एजेंट नियुक्त नहीं कर सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि प्रवर्तक कंपनी के एजेंट के रूप में कार्य तो करते हैं, कार्य एजेंट की तरह है, लेकिन फिर भी वो एजेंट नहीं कहलाएंगे। इसी प्रकार से दूसरी स्थिति है प्रवर्तक कंपनी के प्रन्यासी नहीं है। प्रन्यासी वो व्यक्ति होता है जो ट्रस्ट के हितों की देखभाल करता है, उसके ऊपर उसका नियंत्रण होता है और वह ट्रस्ट के हित के लिए कार्य करता है। यदि ये देखा जाए तो प्रवर्तक भी कंपनी के ट्रस्टी के रूप में होते हैं, लेकिन अस्तित्व में नहीं आया है, इसलिए कोई भी व्यक्ति जब तक उस अस्तित्व में नहीं है तो प्रन्यासी भी नियुक्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रन्यासी के रूप में कार्य करते हुए भी प्रन्यासी नहीं है। तो जब हमने देखा कि प्रवर्तक कंपनी के एजेंट भी नहीं है, प्रन्यासी भी नहीं है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो प्रवर्तक की स्थिति है क्या है? तो प्रवर्तकों की स्थिति के बारे में क्या कहा है कि वास्तव में प्रवर्तकों की स्थिति है प्रवर्तक कंपनी के साथ विश्वासासी संबंध होता है। यानी प्रवर्तक कंपनी के एजेंट और प्रन्यासी के रूप में तो काम करता है, लेकिन प्रवर्तक और कंपनी के बीच में एक विश्वास का संबंध होता है कि प्रवर्तकों के द्वारा किए गए कार्यों का ही अनुमोदन कंपनी के अस्तित्व में आने के बाद उसके सारे प्रारंभिक अनुमान, जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं, उन सबका अनुमोदन कर दिया जाता है और फुली ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है, विश्वास के द्वारा किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रवर्तकों का कंपनी के साथ विश्वासासी संबंध होता है। अब हमारे सामने आता है कि प्रवर्तकों के क्या कर्तव्य और कौन कौन से अधिकार और दायित्व होंगे। तो प्रवर्तकों के कर्तव्य के अंतर्गत हम बताते हैं कि सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट करना चाहिए, गुप्त लाभ नहीं कमाना चाहिए, सौदे में हित यदि उनका कोई है तो प्रकट करना चाहिए, बिना बताए अपनी संपत्ति नहीं बेचना चाहिए, क्रय की जाने वाली संपत्ति का पूर्ण विवरण देना चाहिए, अपनी स्थिति का अनुचित उपयोग नहीं करना चाहिए, स्वतंत्र संचालक के रूप में नियुक्ति स्वीकार नहीं करनी चाहिए और अनुबंध की शर्तों या उद्देश्य में परिवर्तन की दशा में प्रतिभूतियों से निकलने का अवसर देना चाहिए। ये हम इसके कुछ कर्तव्य बता सकते हैं। इसी प्रकार से प्रवर्तकों के कुछ दायित्व भी हैं कि समावेलन के अंतर्गत यदि किसी प्रकार की कोई झूठी सूचना दी जाती है तो उसके लिए वो उत्तरदायी होंगे। भ्रामक प्रविवरण दिया जाता है, प्रविवरण में कोई झूठी सूचना दी जाती है तो उसके लिए वो उत्तरदायी होंगे। यदि किसी प्रकार की संपत्ति में यदि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी करते हैं और उसमें कोई तथ्य छिपाते हैं तो उसके लिए वो उत्तरदायी माने जाएंगे और प्रारंभिक अनुबंधों के लिए भी उनका उत्तरदायित्व आपका बनेगा। ये हम उसके दायित्व बता सकते हैं। अब जहाँ पे उसके कर्तव्य और दायित्व में वहाँ उसके कुछ अधिकार भी होते हैं। अधिकार इस सेंस में कि यदि वो कार्य करते हैं तो बदले में जो भी वो खर्चा करते हैं प्रारंभिक व्यय प्राप्त करने का अधिकार है। इसी प्रकार से
सहप्रवर्तकों को आनुपातिक राशि प्राप्त करने का अधिकार है और अपना पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार है। अब यहाँ पे आता है कि प्रवर्तकों का पारिश्रमिक किस रूप में हो सकता है। तो संपत्ति पर लाभ देकर भी हो सकता है, संपत्ति का अंशों ऋण पत्रों के बदले में क्रय करके भी हो सकता है, सममूल्य पर अंश दिए जा सकते हैं, क्रय किए गए अंशों पर कमीशन दिया जाता है और कंपनी के अंश जारी किए जा सकते हैं और एक सरल तरीका है एक मुश्त राशि भी उनको दी जा सकती है। इस प्रकार हम आज के इस लेसन में कंपनी के निर्माण की प्रथम अवस्था प्रवर्तन अवस्था के बारे में जानकारी आपको दी है। कल आपको समावलन के बारे में जानकारी दी जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।